हेलो दोस्तों, एचपीजीएस जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हरेंद्र आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ ज्योग्राफी की एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भूगर्भिक इतिहास। तो आज हम भारत के भूगर्भिक इतिहास की बात करते हैं और इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी चट्टानें। ठीक है ना। चट्टानों का मतलब है कि भारत का जब प्रारंभ हुआ है तो भारत में प्राथमिक से लेके अर्थात जब से पृथ्वी बनी है तब से लेके अब तक कितने प्रकार की चट्टानें बनी हैं, उन सभी चट्टानों को पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर ध्यान से देखिएगा, समझिए इन चीजों को क्या है। तो देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो कब बनी है। तो पृथ्वी का निर्माण हुआ है 460 करोड़ वर्ष पहले। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है तो 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या करके आप लिख सकते हो 4.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है ना। तो इतने वर्ष पहले पृथ्वी बनी थी और जब इतने वर्ष पहले पृथ्वी बनी है तो इस युग को, इस समय को क्या कह दिया जाता है तो इस समय को कह दिया जाता है कैम्ब्रियन पूर्व युग। कैम्ब्रियन पूर्व युग, इसको कैम्ब्रियन पूर्व युग कह दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी से चट्टानें बनना शुरू हो गई थी। ठीक है ना। और आज तक निरंतर वो चट्टानें बन रही हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले देखो, ज्यादा अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा, चट्टान वाली वीडियो पड़ी हुई है तो आप उसको देख लें। ठीक है ना। और बाकी समझिए इधर। तो देखिएगा, पूर्व कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ है कि वहां से चट्टानें बनना प्रारंभ हुई हैं और तब से आज तक बढ़ रही हैं। तो तब से आज तक जो चट्टानें बनी हैं वो देखिए मैंने एक क्रम में उनको रखा है। सबसे पहले सबसे जो प्राचीन है वो आपकी आर्कियन है, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रेम, विंध्याचल, फिर है आपका टर्सेरी और फिर है आपका क्वार्टरनरी। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये इतनी तरह की आपकी चट्टानें हैं। इन चट्टानों से बनने वाले प्रश्न और इनकी जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं कि करके। ठीक है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जो बात कर रहे हैं सबसे प्राचीन चट्टानें जिनका नाम है आपका आर्कियन चट्टानें। क्या नाम है? आर्कियन चट्टानें। कब बनी है तो इस काल में बनी है ये कैम्ब्रियन पूर्व युग में। मैंने बताया जब ये कैम्ब्रियन पूर्व युग में बनी है तो इनकी विशेषता हो जाती है कि ये सबसे प्राचीन है। क्या है ये? तो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं और आपको ऑप्शन देगा तो आप आसानी से अलग कर पाएंगे कि सबसे प्राचीन कौन सी है, तो आर्कियन चट्टानें हैं। ठीक है। अच्छा, इनको देखें तो ये मूल प्रकार की चट्टानें भी हैं। बाकी जो अधिकतर चट्टानें बनी हैं वो इन्हीं के क्षरण से बनी है। ठीक है ना। निक्षेपण कहेंगे या क्षरण कहेंगे तो उससे बनी है। तो पहली विशेषता हो गई कि ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। और अगर हम बात करते हैं इन चट्टानों की तो आप लोग दूसरी विशेषता में लिख सकते हैं कि पृथ्वी के 86.7% भाग पर हैं। ये पृथ्वी के 86.7% भाग पर हैं। ठीक है ना। तो कभी पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर किन चट्टानों का विस्तार है तो वे कौन सी चट्टानें हैं तो आर्कियन चट्टानें हैं जिनका विस्तार 86.7% पर है। अगली अगर हम बात करें कि इनके कुछ उदाहरण जैसे कौन कौन सी चट्टानें हैं जो सबसे पहले बनी हुई हैं, तो देखो इसके अगर कुछ उदाहरणों की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं बंगाल नीस। इसके उदाहरण में बंगाल नीस, मतलब जो बंगाल में चट्टानें हैं वे। अगला दूसरा देख सकते हैं बुंदेलखंड नीस। तो जो बुंदेलखंड नीस है वो भी इसका उदाहरण है। और देखो तीसरा देख सकते हैं नीलगिरी, जो नीलगिरी नीस है, नीलगिरी नीस ये भी इसी का उदाहरण है। तो ये इसके प्रमुख तौर पर उदाहरण हैं, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और आपका नीलगिरी नीस। ठीक है ना। देखो बनी तो सबसे पहले यही चट्टानें थी, पर क्या है कि वक्त के साथ साथ इनका सब क्षरण हो गया है। क्या हो गया है? क्षरण हो गया है। तो अब ये लगभग नष्ट के ही कगार पर है या नष्ट ही हो चुकी है। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद देखो और बात करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि इनकी और क्या विशेषता है। तो अगर विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो चट्टानें हैं, आर्कियन चट्टानें, इनको हिमालय के गर्भ की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कह दिया जाता है? तो इन चट्टानों को कह दिया जाता है हिमालय के गर्भ की रीढ़। हिमालय के गर्भ की रीढ़, हिमालय के गर्भ की रीढ़ जो कह दिया जाता है वो किन चट्टानों को माना जाता है? तो याद रखिएगा, वो माना जाता है आपका आर्कियन चट्टानों को। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में अगर हम राज्यों को देख लें कि किन किन राज्यों में इनका विस्तार है, ठीक है ना। अगर हम राज्यों की बात करते हैं और देखते हैं कि किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो आप लोग देख पाएंगे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनका जो विस्तार है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ठीक है ना। तो ये राज्य हैं आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में इसका क्या है, इनका इन वाली चट्टानों का जो आर्कियन वाली है इनका क्या है, विस्तार है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो इन चट्टानों में ढेर सारे खनिज भी निकलते हैं। इन चट्टानों में क्या निकलते हैं? तो बहुत ढेर सारे खनिज भी निकलते हैं चट्टानों में। अगर हम खनिजों की बात करें कि क्या क्या निकलता है, तो इसमें लोहा निकलता है। इन चट्टानों में क्या निकलता है? तो अगला पॉइंट आप बना सकते हैं, इनमें लोहा निकलता है, इनमें तांबा निकलता है, अभ्रक है, इनमें लोहा, तांबा, अभ्रक, चांदी, सोना, ठीक है नहीं, चांदी निकलती है इनमें, सोना निकलता है। तो आज ये इस तरह की जो कई सारी धातुएं हैं वो इसमें निकलती हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, बस यही आपको पेपर में पूछ लेता है, इनसे ही बनने वाले क्वेश्चन। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर की जो चट्टानें हैं वो कौन सी है, तो धारवाड़ की चट्टानें। ठीक है। तो देखिए धारवाड़ की चट्टानें कैसे बनी है। अगर धारवाड़ की चट्टानों की बात करें तो वो आर्कियन चट्टानों के आर्कियन चट्टानों से ही बनी है। मैंने आपको चट्टानों में पढ़ाया था कि जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की थी, बताया होगा मैंने। तो पहली जो आग्नेय चट्टान होती है उसी के क्षरण द्वारा बाकी की चट्टानें बनती हैं। सेम वही प्रक्रिया है कि आर्कियन चट्टानों के क्षरण से जो बनी है, इनके क्षरण से, इनके निक्षेपण से जो बनी है वो कौन सी बनी है, तो वे बनी है आपकी धारवाड़ की चट्टानें। ठीक है नहीं, धारवाड़ की चट्टानें बनी है। अगर धारवाड़ की चट्टानों की बात करें तो ये धारवाड़ एक जिले का नाम भी है। क्या है भैया? धारवाड़ एक जिले का नाम भी है। और ये जो धारवाड़ जिला पड़ता है आपका, धारवाड़ जो जिला पड़ता है आपका वो कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक में है। और इसी के नाम पर आपकी ये चट्टानों का नाम दिया गया है। ठीक है ना। तो अब जो मैं विशेषता बता रहा हूँ आप लोगों को, वो धारवाड़ की विशेषता बता रहा हूँ। सबसे पहले ये नाम कहाँ से आया, तो कर्नाटक के एक जिले से। कर्नाटक के एक जिले के नाम पर ये नाम आया है धारवाड़। कभी पूछ लिया जाए धारवाड़ जिला कहाँ है या धारवाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये कर्नाटक जिले में है, वहीं से ये नाम आया है निकल के। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये कर्नाटक में है, इसके अलावा आप लोग देखते हैं कि धारवाड़ की पहाड़ियों में जो प्रमुख है अरावली पर्वत, अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो भी इसी का उदाहरण है। और अरावली की एक विशेषता है कि सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। अगर हम बात करें तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीन, अरावली विश्व का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। कैसा है ये, तो मोड़दार पर्वत है ये, मोड़दार पर्वत है ये विश्व का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और पहाड़ियों की बात करें तो देखो इसमें जो है आपका चिली क्षेत्र, चिली क्षेत्र आ जाएगा। और चिली क्षेत्र कहाँ है आपका, तो चिली क्षेत्र पड़ता है बालाघाट, पंजाब में पड़ता है ये। तो इनको हम बालाघाट की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, चिली क्षेत्र को। उसके अलावा अगर देखें और कौन सी पहाड़ियां धारवाड़ में है, तो चंपानेर, जो चंपानेर की पहाड़ियां हैं ये गुजरात में पड़ता है चंपानेर। तो चंपानेर की पहाड़ियां भी इसी क्रम में पढ़ी जाती हैं।
ठीक है। तो ये कुल मिला के अगर हम देखें तो ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं जो धारवाड़ की पहाड़ियों के अंग हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो आर्थिक आधार पर देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। आर्थिक अगर आधार पर देखें, आर्थिक आधार पर सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें, सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें, आर्थिक आधार पर सबसे जो महत्वपूर्ण चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? तो वो है आपकी धारवाड़ की पहाड़ियां। क्यों हैं? तो इनसे कुछ खनिज निकलते हैं, इनसे निकलते हैं कुछ खनिज। और खनिजों की बात करें तो देखो सोना निकलता है यहाँ से, सोने के अलावा लोहा निकलता है यहाँ से, लोहे के अलावा यहाँ से मैग्नीज निकलता है, मैग्नीज निकलता है यहाँ से, क्रोमियम निकलता है यहाँ से, क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम निकलता है यहाँ से, तांबा निकलता है इन पहाड़ियों से। तो ये प्रमुख खनिज यहाँ से भी निकलते हैं धारवाड़ की पहाड़ियों से। सोना है, लोहा है, मैग्नीज है, क्रोमियम है और तांबा है, ठीक है ना। तो इसलिए धारवाड़ की पहाड़ियां भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद जो पहाड़ियां बनी है क्रम में वो कौन सी बनी है? कुडप्पा की पहाड़ियां। कौन सी बनी है? तो अगली जो बनी है क्रम में वो कुडप्पा की पहाड़ियां बनी हैं। तो अगला देखिए तीसरी बात जो हम पढ़ने वाले हैं कुडप्पा की पहाड़ियों को, और इनका निर्माण कैसे हुआ है कुडप्पा की पहाड़ियों का? तो वो निर्माण हुआ है धारवाड़ की निक्षेपण या क्षरण के बाद। जो धारवाड़ की पहाड़ियां हैं उनके क्षरण के बाद जो पहाड़ियां बनी हैं वो कौन सी पहाड़ियां बनी हैं? तो वो बनी है आपकी कुडप्पा की पहाड़ियां। मैंने कहा ये एक दूसरे के क्षरण के बाद ही बनी है, अधिकतर इसके क्षरण के बाद ये और इसके क्षरण के बाद बनी है कुडप्पा की पहाड़ी, ठीक है। अब देखो जब भी हम कुडप्पा की पहाड़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहले ये है कहाँ, नाम कहाँ से आया है? तो ये नाम आया है आंध्र प्रदेश। कुडप्पा जो जिला है वो कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में एक स्थान का नाम है। आंध्र प्रदेश से ये नाम कहाँ से आया है? तो कुडप्पा जो जगह है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से ये नाम आया है। कैसे बनी है ये पहाड़ियां? धारवाड़ के क्षरण के बाद बनी है ये पहाड़ियां, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं कि ये इनकी आकृति कई बार पूछ लेता है कुडप्पा की, कि जो कुडप्पा जिला है, ठीक है नहीं, आंध्र प्रदेश का आकृति पूछ ले तो आपको बताना है कि हाँ ये पहाड़ियां अर्धचंद्राकार रूप में है, ये अर्धचंद्राकार रूप में है यहाँ पे ये पहाड़ियां। अब हम देखें अगर इसमें किन किन पहाड़ियों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखो इसमें जो घाटी वाली पहाड़ियां हैं उनको देखते हैं कई एक बार, जैसे कृष्णा घाटी, ठीक है नहीं, जो कृष्णा घाटी है वो। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे तो अन्नामलाई, ये पहला हो गया। दूसरा अगर हम पढ़ें तो अन्नामलाई इसी का अंग है। अन्नामलाई जिसको अनाईमुड़ी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अनाईमुड़ी। तो अन्नामलाई या अनाईमुड़ी एक ही बात है। जो किसका अंग है आपका? वो है कुडप्पा का अंग है। इसके अलावा देखो पापाधानी इसी की पहाड़ियां हैं। पापाधानी जो है वो इसी की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा अगर हम चौथे की बात करें तो देखो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां हैं अधिकतर, ऐसा नहीं सभी नहीं, अधिकतर, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो भी इसी की कुडप्पा की पहाड़ियों के अंग हैं। पूरा मध्य प्रदेश नहीं कहेंगे, दक्षिणी मध्य प्रदेश विशेष तौर पे, ठीक है नहीं। तो ये कुल मिला के इसी के अंग हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण पहाड़ी अभी और रह गई, वो है पांचवी, वो है आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, और ये वाला आपसे कई बार पूछा गया है क्योंकि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय और सुंडालैंड के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है नहीं। ये हमारे जैव विविधता की दृष्टि से या हरियाली की दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है नहीं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय और सुंडालैंड, ठीक है ना। तो इसमें ये जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां कई बार पूछ लेता है कौन सी पहाड़ियां हैं, किसके उदाहरण है? तो ये कुडप्पा की पहाड़ियों के ही उदाहरण है आपका पूर्वी घाट, ठीक है नहीं, जो पूर्व की तरफ पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखो जो राजस्थान की पहाड़ियां हैं, इसके अलावा जो राजस्थान में भी कुछ अंग है कुडप्पा की पहाड़ियों का। राजस्थान में जो कुडप्पा की पहाड़ियां हैं, राजस्थान में कुडप्पा की जो पहाड़ियां हैं उनको एक और नाम दिया गया है। राजस्थान में कुडप्पा की पहाड़ियों को क्या कह दिया जाता है? तो उनको कह दिया जाता है दिल्ली श्रेणी, दिल्ली की पर्वत श्रेणी
इनका दूसरा नाम क्या है? तो इन्हीं का दूसरा नाम है दिल्ली पर्वत श्रेणी। दिल्ली श्रेणी या दिल्ली पर्वत श्रेणी या दिल्ली श्रेणी, ठीक है नहीं। तो इन्हीं का दूसरा नाम है राजस्थान में जो कुडप्पा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। अच्छा, इनके इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या निकलता है, तो आप देखेंगे इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस। इसमें अगर एस्बो की बात करें क्या क्या होता है, तो इसमें आपका चूना पत्थर, दूसरा अगर देखें तो बलुआ पत्थर। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें संगमरमर, इसमें अगला जो निकलता है वो है संगमरमर, ठीक है ना, संगमरमर निकलता है। इसके अलावा एस्बेस्टस भी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। उसके अलावा हीरे भी इनमें निकलते हैं इन पहाड़ियों में, ठीक है ना। आप लोग देखो चूना पत्थर को जानते होंगे। जो चूना पत्थर है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है सीमेंट में। चूना पत्थर का उपयोग बहुत आयात में सीमेंट बनाने में किया जाता है, जबकि बलुआ पत्थर आप लोग जानते होंगे कि ये बिल्डिंग बनाने में, जैसे लाल किला सुना होगा कैसे बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। तो इसका जो उपयोग है वो इमारतें बनाने में किया जाता है। संगमरमर भी जानते हैं आप लोग इमारतें बनाने में। अच्छा, ये एस्बेस्टस क्या होता है भाई? तो इसको समझिए। एस्बेस्टस आप लोगों ने वो देखा होगा, जैसे विशेष तौर पर खपरेल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? खपरेल, ठीक है नहीं। तो जो खपरेल होती है ना, एस्बेस्टस एक रेशेदार पदार्थ है। विशेष तौर पर जो खपरेल होती है उसी खपरेलों में इसका प्रयोग किया जाता है एस्बेस्टस का। और हीरा तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो कुडप्पा की पहाड़ियों से ये चीजें प्राप्त होती हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद देखिए जो पहाड़ियां शुरू होती हैं आपकी, वो कौन सी हैं? तो इसके बाद की जो पहाड़ियां हैं वो है आपकी गोंडवाना। कौन सी पहाड़ियां हैं? तो इसके बाद जो पहाड़ियां शुरू होती हैं वो होती हैं गोंडवाना में, ठीक है नहीं। तो गोंडवाना की जो पहाड़ियां हैं उनको देखिएगा, उनकी कुछ विशेषताएं गोंडवाना की पहाड़ियों की। देखिए गोंडवाना की पहाड़ियां, सबसे पहली विशेषता गोंडवाना की अगर बात करते हैं तो कुडप्पा के बाद इनका निर्माण हुआ। और ये नहीं कहेंगे कुडप्पा के चरण से, कुडप्पा के बाद इनका निर्माण हुआ है, ठीक है नहीं। और अगर हम इनके निर्माण की बात करते हैं कि कैसे बनी है, तो हम कहेंगे कि घाटियों में नदियों द्वारा एकत्रित होने वाले पदार्थों से ये गोंडवाना पहाड़ियां कैसे बनी हैं? तो जो घाटियां होती है ना, अरे घाटियों में एकत्रित होने वाले, घाटियों में एकत्रित होने वाले पदार्थों से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है नहीं। तो जो घाटीय क्षेत्र थे तो उनमें नदियों द्वारा ये बहुत सारे पदार्थ इधर से उधर लाए जाते थे। इन्हीं पदार्थों के एकत्रित होने से कौन सी पहाड़ियां बनी है? तो ये गोंडवाना पहाड़ियां बनी है। और अब तक देखो ये जो ऊपर वाली 3 पहाड़ियां थी इनमें जीवाश्म नहीं थे। क्या नहीं थे? तो जीवाश्मों का इनमें अभाव था ऊपर वाली 3 पहाड़ियों में। यहां से अगर बात करें तो गोंडवाना की पहाड़ियों में क्या थे? जीवाश्म थे। तो ठीक है ना, इन पहाड़ियों में क्या थे? तो जीवाश्म उपस्थित थे। और आप लोग जानते हैं जब जीवाश्म उपस्थित होगा तो पेट्रोलियम, कोयला इसी से प्राप्त होगा। अच्छा, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा जीवाश्म क्या होता है। तो जीवाश्म जो होता है हम कहेंगे कि किसी भी जीव के अवशेष, या ये कहेंगे कि पेड़ पौधों के अवशेष, किसी भी जीव या पेड़ पौधों के अवशेष को क्या कह दिया जाता है? जीवाश्म कह दिया जाता है। और बहुत वर्षों बाद ये जो पेड़ पौधे होते हैं वही किस में बदल जाते हैं? आपके कोयला में बदल जाते हैं। और जो जीवाश्म होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? तो जीवाश्म बदल जाते हैं पेट्रोलियम में, ठीक है नहीं। तो अच्छा, अब देखो इनकी विशेषताओं की बात करें। गोंडवाना लैंड की जो विशेषता है या गोंडवाना पहाड़ियों की जो विशेषता रही है उनको अगर हम देखें तो ये इनका निर्माण कब हुआ है गोंडवाना वालों का? तो ये जुरासिक के मध्य, मतलब कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल के मध्य में इनका निर्माण हुआ है। कभी समय को देखें तो पूछ लेता है इनका, तो आप लोग याद रखिएगा कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस। अच्छा, ये युगों को समझाने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। युग क्या है? जैसे मैंने बताया था आपको कैम्ब्रियन युग है, पूर्व कैम्ब्रियन युग, पैलियोजोइक, ठीक है नहीं। तो इनको समझाने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अभी आप केवल याद करने के लिए समझ लेना। कार्बोनिफेरस युग और
हम कहेंगे जुरैसिक। ये जुरैसिक वही युग है जिसमें पृथ्वी पर डायनासोर उत्पत्त हुए थे, जुरैसिक काल जिसको कहा जाता है। तो जुरैसिक युग और कार्बोनिफेरस युग के मध्य में इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ था, गोंडवानाओं का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो इनके क्षेत्र को देखें तो देखो सबसे पहले दामोदर घाटी, पहला अगर क्षेत्र देखें तो दामोदर घाटी, दामोदर घाटी इनका क्षेत्र है। अगला देखें, अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, अगला देखते हैं तो वो है महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महानदी घाटी, सतपुड़ा इनका अंग है भाई। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, लेकिन अंग किनका है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियां ये जो है गोंडवाना का ही उदाहरण है। राजमहल की पहाड़ियां भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए और भी है, वो है आपका महादेव पहाड़ियां, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां। इसके अलावा पांचवें की बात करें तो वो है आपकी महादेव पहाड़ियां, ये भी एमपी में है महादेव पहाड़ियां। ठीक है नहीं, इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि महादेव पहाड़ियां, इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो पर्वत श्रेणी, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां, क्योंकि कोयला जो है वो आप लोग जानते हैं वहां भी निकलता है, जम्मू कश्मीर में भी निकलता है, तो गोंडवाना का क्षेत्र वहां भी है। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां, सिक्किम की पहाड़ियां इसमें आएंगी, सिक्किम की पहाड़ियां, इसमें असम की पहाड़ियां। ठीक है ना, तो ये कुछ क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र जो गोंडवाना के उदाहरण हैं। यहाँ जो है भारत में वो गोंडवाना चट्टानें बनी थी। ठीक है, अब देखो अगर गोंडवाना चट्टानों की हम बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध क्यों है, तो इनकी प्रसिद्धि का कारण है ये कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कोयले के लिए। और अगर हम कोयले की बात करें तो गोंडवाना जो चट्टानें हैं उन्हीं से 98% तक कोयला प्राप्त किया जाता है। भारत में जो कोयला है सबसे ज्यादा कोयला किन चट्टानों से मिलता है, तो गोंडवाना चट्टानों से मिलता है। कितना मिलता है, तो 98% तक कोयला जो मिलता है वो इन चट्टानों से मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो लिग्नाइट है और बालू का पत्थर है। कोयले के अलावा दूसरा अगर देखें, ये तो पहला हो गया कोयला, दूसरा देखें तो लिग्नाइट भी यहाँ मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ बलुआ पत्थर इसमें भी मिल जाता है, बलुआ पत्थर भी इसमें मिल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो पहाड़ियां हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये आपकी कोयले के लिए। ठीक है, तो ये इनसे बनने वाले क्वेश्चन थे गोंडवाना से। अगला देखिए दक्कन ट्रैम्प को अगर देखें तो इसको भी देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दक्कन ट्रैम्प, कई एग्जामों में ये बना हुआ है दक्कन ट्रैम्प। सबसे पहले दक्कन ट्रैम्प है क्या, तो देखो दक्कन ट्रैम्प की जब भी हम बात करेंगे तो ये जो है ज्वालामुखियों से इसका निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैम्प का जो निर्माण है कैसे हुआ है, तो वो ज्वालामुखियों से हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है दक्कन ट्रैम्प। कहाँ है ये, तो विशेष तौर पे महाराष्ट्र का क्षेत्र है। कैसे बनी है, तो हम कहेंगे ज्वालामुखी। कैसे बनी है ये, ज्वालामुखियों से। ठीक है नहीं, ज्वालामुखियों से ये बनी थी। और ज्वालामुखियों से बनने के बाद क्या हुआ था, जैसे ट्रैम्प कहते हैं कि ज्वालामुखी जब भी लावा फेंकेगा तो वो एक सीढ़ीदार लावा बन जाता है। ऐसे देखिए लावा है, मैग्मा बहकर आ रहा है, यहाँ तक में रह गया, ऐसे समझो यहाँ से निकल रहा है तो कभी यहाँ तक बह गया, कभी यहाँ तक ही बह पाया, कभी यहाँ तक बह गया, कभी यहाँ तक बह गया। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे जो बन जाता है ना, इसको ट्रैम्प कह दिया जाता है। ठीक है, तो लावा का जो रूप था सीढ़ीदार, उसको देखते हुए इसको ट्रैम्प कहा गया। और धीरे धीरे ये जो ज्वालामुखी फटा था तो उसका जो लावा था इसका क्या हो गया, क्षरण हो गया। तो ज्वालामुखी लावा के क्षरण से जो बनी है वो दक्कन ट्रैम्प कही जाती है। ठीक है ना, दक्कन ट्रैम्प की चट्टान कही जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दक्कन ट्रैम्प में कब बना है, तो ये क्रेटेशिया युग में बना है। कब बना है ये, तो ये बना है आपका क्रेटेशिया युग में बना है दक्कन ट्रैम्प। ठीक है ना, और अगर हम देखें
तो इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो देखिए दक्कन ट्रैप कब बना है। युग की अगर बात करें तो आप युग देख सकते हैं क्रटेशिया। कौन सा युग है, क्रटेशिया युग में इनका निर्माण हुआ है। इनका क्षेत्र देखें बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा दूसरा देखें तो देखो गुजरात के अलावा तीसरा है आपका इसमें मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा मध्य प्रदेश है। तो ये 3 इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और दक्कन ट्रैप जो जानी जाती है वो अपनी काली मिट्टी के लिए जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, तो काली मिट्टी के लिए जानी जाती है। और कभी पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहाँ पे है, कपासी मिट्टी कहाँ पे है, तो ये सब काली मिट्टी के नाम है। आगे जब हम मिट्टी पढ़ेंगे टॉपिक तो डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वो जगह महाराष्ट्र है जहाँ सबसे ज्यादा काली मिट्टी है। या पूछ लिया जाए कि भारत में काली मिट्टी के लिए कौन सा स्थान है, कौन सी चट्टान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वो आप लगाएंगे दक्कन ट्रैप ही प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इसी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है भारत में, इसीलिए ये प्रमुख है और जानी जाती है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा चलिए दक्कन ट्रैप, और इसमें अगर हम देखें कि इसमें कुछ खनिज निकलता है, तो इसमें आपका क्वार्टजाइट, बॉक्साइट और कुछ अर्धमूल्य पदार्थ भी निकलते हैं। ठीक है, नहीं इसमें क्वार्टजाइट और बॉक्साइट भी निकलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्कन ट्रैप के विषय में। अगला देखिए क्रम में जो पढ़ने वाले हैं आपका वो विंध्याचल है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी भैया इसका निर्माण कैसे हुआ है ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। और देखिए जब भी हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो जल निक्षेपण से ये बना है। ये कैसे बना है, तो ये श्रेणी जल निक्षेपण से बना हुआ है। ठीक है, कभी पूछा जाए कैसे बना है तो इसको कहेंगे ये जल निक्षेपण से। जल निक्षेपण से बना हुआ है ये श्रेणी। ठीक है, नहीं विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो भी अगर देखें इसकी स्थिति को, तो विंध्याचल पर्वत वैसे तो देखो काफी सारा क्षेत्र घेरता है, लेकिन मूल जो है वो हम कह देते हैं इसको कहाँ पे है, तो मूल तरह से ये है आपका एमपी में। कहाँ है मूल तरह से, तो मूल तरह से एमपी में है। और देखो इसके अगर क्षेत्रों की बात करें तो जो भादर श्रेणी है, बिजवार श्रेणी है और कैमूर के पर्वत, इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इसमें भादर श्रेणी। कभी पूछा जाएगा जो भादर श्रेणी है वो किसका अंग है, तो भादर श्रेणी इसी का अंग है। एक है आपका बिजवार श्रेणी, तो बिजवार श्रेणी भी इसी का अंग है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है तीसरा वो है कैमूर। क्या है आपका, कैमूर पर्वत श्रेणी या कैमूर श्रेणी कई बार इसको कह दिया जाता है। तो कैमूर श्रेणी भी किसका अंग है, तो ये विंध्याचल पर्वत का ही अंग है या विंध्याचल चट्टान का ही अंग है। इसके अलावा देखो राजस्थान से ये सासाराम तक जाती है, काफी लंबी चट्टान है। अगर बात करते हैं विंध्याचल की तो इसके थोड़े थोड़े जो है अवशेष जैसे बीच में कहीं गायब हो गई, फिर से शुरू हो गई, फिर से शुरू हो गई, तो ये कहाँ तक जाती है, तो ये विंध्याचल वाली जो है श्रेणी जाती है आपकी ये राजस्थान। और राजस्थान में भी बात करें तो जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़। कहाँ से, चित्तौड़गढ़, सभी जानते होंगे इस जगह को। तो चित्तौड़गढ़ से ये जाती है सासाराम तक। सासाराम ये जगह बहुत प्रसिद्ध है, शेरशाह सूरी का मकबरा है। सासाराम बिहार तक ये जाती है। ठीक है ना, तो जो पूछ लेता है कभी कभी कि चित्तौड़गढ़ से या राजस्थान से बिहार तक कौन सी पर्वत श्रेणी है, कौन सी चट्टान है, तो वो कौन सी चट्टान है आपकी, वो है आपकी विंध्याचल चट्टान। ठीक है, अच्छा विंध्याचल के कुछ और उदाहरण हैं, वो है आपका कि इसमें कुछ खाने आपने सुनी होगी। पन्ना की खान मध्य प्रदेश में है, सुना होगा आप लोगों ने। एक खान है पन्ना की खान और एक खान है गोलकुंडा की खान, ये आंध्र प्रदेश में है। पन्ना की खान कहाँ है, तो एमपी मध्य प्रदेश में है। गोलकुंडा कहाँ है, तो गोलकुंडा की खान है आपकी आंध्र प्रदेश में। और ये दोनों ही खाने आप लोग जानते हैं क्यों प्रसिद्ध हैं, तो हीरों के लिए प्रसिद्ध हैं। और विशेष तौर पे जो सबसे बड़ा हीरा था कोहिनूर कहाँ से निकला था, तो गोलकुंडा की खान से निकला था। और ये पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान ये दोनों किसके अंग हैं, तो आप कहेंगे ये विंध्याचल के अंग हैं। किसके अंग हैं दोनों, तो ये दोनों विंध्याचल के ही अंग हैं।
इसके अलावा इससे अगर हम बात करते हैं तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, क्ले मिट्टी इससे भी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए 2 और चट्टानें हैं, इनको और पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है कि ये जो है वो टर्सरी जो चट्टान है आपकी, ठीक है, ये कैसे बनी है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका जो निर्माण है वो मतलब पाई कहाँ जाती है, निर्माण कैसे हुआ है, तो इनका निर्माण जो है वो हुआ था आपका प्लेस्टिनो युग से पहले हुआ है, ठीक है। और कहाँ पाई जाती है, तो हिमालय क्षेत्र में। ये विशेष तौर पे कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा यही वाली चट्टान है। हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान है, तो वो है आपका टर्शियरी चट्टान, ठीक है। नहीं, बहुत सारा हिमालय का क्षेत्र घेरे हुए है ये टर्शियरी चट्टान, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो कुमायूं की पहाड़ियां आती हैं। कभी पहाड़ियां पूछ ले हिमालय में कौन सी पहाड़ियां टर्शियरी का उदाहरण है, तो वो आप कहेंगे कुमायूं की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, कुमायूं की पहाड़ियां इसका विशेष उदाहरण है, कुमायूं की पहाड़ियां, ठीक है। और देखो ये जो चट्टान है आपकी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध चट्टानें हैं। इसके बाद आपका अंतिम चट्टान है जिनको आधुनिक चट्टानें कह दिया जाता है, और ये कब बनी है, तो ये सबसे बाद में बनी है प्लेस्टिनो युग में। कब बनी है ये, तो सबसे बाद में, जो प्लेस्टिनो युग या जिसको बोलते हैं हिमयुग, प्लेस्टिनो युग कहिए या इसको कहिए आप हिमयुग। तो ये हिमयुग या प्लेस्टिनो युग में बनी है, सबसे बाद में बनी है आपकी क्वार्टररी चट्टानें, ठीक है। अगर इनकी हम बात करते हैं तो इनमें क्या क्या रखेंगे, तो जितने में विशेष तो नदियों की जो घाटियां हैं वो इसी में आती हैं। जैसे अगर बात करें हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ से देखिए झेलम की घाटी, ठीक है। इसी का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। इसी का उदाहरण है। तीसरा और भी देखिएगा तो और है आपके क्रम में कश्मीर घाटी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कश्मीर घाटी। चौथा देखिए महानदी घाटी। पांचवा कृष्णा घाटी। तो आदि ये प्रमुख इसके उदाहरण हैं आपके, ठीक है। नहीं, मतलब हम ये कहेंगे कि अधिकतर जो घाटियां हैं वो इसके उदाहरण हैं, ठीक है। नहीं, तो ये इस तरह से आपकी भारत में चट्टानें बनी हुई हैं, ठीक है। और देखिए इन चट्टानों के बाद कल से हम पर्वत, पठार, पहाड़ियां ये सब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। नहीं, तो जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए आपको जीएस से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ HP GS Zone।